थी हेडलाइंस और अब खबरों की तफसील। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग की गई है और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक इसमें 2 फौजी जवान शहीद बताए जा रहे हैं। तो फौज का बयान भी सामने आ गया है। हिंदुस्तान की जानिब से मौसर जवाब दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये अहम खबर, 2 फौजी जवान शहीद, 4 जख्मी। फौज की तरफ से ये बयान सामने आया है और हिंदुस्तान की जानिब से भी मौसर जवाब दिया जा रहा है। चलिए सीधे रुख करेंगे कुपवाड़ा का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे याहिया सुल्तान। याहिया, आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे, क्या कुछ अभी तक खबर? जी हिना, मैं आपको बताता चलूं कि आज पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए नवगाम सेक्टर में जबरदस्त गोलाबारी की, जिसके नतीजे में आज हिंदुस्तानी फौज के 2 फौजी जवान जो है वो इसमें मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आज सवेरे से ही पाकिस्तान ने बिला इख्तियार इस बार फायरिंग की। अगरचे यहाँ पर हिंदुस्तानी फौज मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, लेकिन वहां पर जो पहले ही उन्होंने फायरिंग की उसके नतीजे में जो है 2 फौजी जवान जो है वो इसमें मारे गए हैं। और आखिरी इतना जो हम अभी बात कर रहे थे, वहां तो फायरिंग का तबादला जो है वो वक्फे से जारी था। हिंदुस्तानी फौज अब मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान की फायरिंग। तो मैं आपको हिना बताता चलूं कि ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी करना सेक्टर में भी और मशरक सेक्टर में भी लगातार इस तरह की गोलाबारी पाकिस्तान की जानिब से हो रही है और जिसका इस पार भी बाद में मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है लगातार हो रही है। और कल भी जो है एक फौजी जवान जो है मशरक सेक्टर में वो भी इसमें जो है उसकी जख्मी होने की इत्तला है। तो इस वक्त जो ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त फायरिंग का तबादला जो है, गोलाबारी का तबादला जो है वो दोनों तरफ से जारी है। जी हिना। जी है, या बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरहूम एडवोकेट बाबर कादरी के अहल खाना से मुलाकात की है। हवल श्रीनगर में वाक़े बाबर कादरी की रिहाइशगाह पर उनके अहल खाना से उन्होंने मुलाकात की। बाबर कादरी के वालिद मोहम्मद यासीन कादरी और भाई जफ़र कादरी से एलजी मनोज सिन्हा ने बात की और उन्हें ताज़ियत पेश की। एलजी ने अहल खाना को सरकार की जानिब से मुकम्मल हिमायत का भी यकीन दिलाया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और सोनिया गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस लीडरान पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच हाथरस की सरहदों को सील कर दिया गया है। दफा 144 नाफिज कर दी गई है। वहीं हाथरस आबरूरेजी और कत्ल मामले के बाद हाथरस में सीमाबी सूरत हाल है। हुकूमत के मायूस कुन रवैये और पुलिस के तर्ज अमल के खिलाफ लोग बरहम हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शक्ति सिंह का। शक्ति, अभी आपसे वहां की सूरत हाल जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जो सूरत हाल है इस समय, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने पैदल मार्च शुरू कर दिया है, क्योंकि जो उनके जो काफिला था साथ में और जो उनके कार्यकर्ता थे उन्हें पुलिस आगे गाड़ियों द्वारा आगे नहीं जाने दे रही थी। तो कहीं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मन बनाया और पैदल ही हाथरस की तरफ चल दिए। जिस तरीके से अगर उनके कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं का ये कहना, जिस तरीके से गांधी जी ने आंदोलन किया था, पैदल पर कहते हैं गाड़ी मार्च यात्रा निकाली थी, इसी तरीके से आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पैदल ही चल दिए हैं और हाथरस जाने के लिए पैदल ही हाथरस पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर हम अंदर भी दाखिल होंगे। वहीं हाथरस की बात करें तो हाथरस की जो सीमाएं हैं पूरी तरीके से सील कर दी गई हैं। हाथरस के कहते हैं जो पुलिस प्रशासन ने कह कि हम किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। धारा 144 यहाँ लागू है, तो कोई भी अब अंदर आ नहीं पाएगा। तो अब देखना यही है कि जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो काफिला है, जो पैदल पद यात्रा है, ये कहाँ तक पहुंचती है और पहुंचने के साथ साथ जो और लोग हैं, जो आसपास के जो ग्रामीण हैं,
क्या इनके साथ और जैसे जी शक्ति आप हमारे साथ बने रहिए और आइए अब देखते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे प्रदेश में बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो नाजरीन, ये थी प्रियंका गांधी जो कि काफ़ी सख्त रुख में नज़र आ रही हैं। हमारे साथ शक्ति भी मौजूद हैं, गाजियाबाद से हैं। शक्ति, जिस तरह से लगातार सूरत हाल हम देख रहे हैं, टकराव की सूरत ज़रूर नज़र आ रही है क्योंकि बॉर्डर भी सील हैं और कहीं ना कहीं अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सख्त नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लगातार कई एसपी हैं, काफी पुलिस फोर्स है जो इनके साथ साथ इस पर यात्रा पैदल ही इनके साथ साथ मार्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार इन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन एक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि एक दलित की बेटी को जिस तरीके से मारा गया और जिस तरीके से उसे रात में पुलिस भद्रता के साथ रात के 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार किया गया है, तो उससे काफी क्रोधित है। किसी भी उनका साफ तौर पर कहना है किसी भी हिंदू रीति रिवाज में कहीं भी सूर्य अस्त होने के बाद कहते हैं उसके शव को जलाया नहीं जाता, दफनाया नहीं जाता, लेकिन एक रेप पीड़िता को, गैंगरेप पीड़िता को मार दिया जाता और उसके बाद पुलिस का ये बर्बरता जो चेहरा है वह सामने आया। उसके खिलाफ उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हमने पहले भी आंदोलन किए हैं और हम इसे न्याय दिला के रहेंगे। जी शक्ति, उनके साथ काफी तादाद में जो कांग्रेस के कारकुन हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जो भीड़ है वह काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की मुसीबत इस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से पैदल मार्च जो कहते हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने निकाला है, तो कहीं ना कहीं जो आसपास के और कांग्रेसी है, हर जिले में कांग्रेसी है, तो वो भी इनके साथ जुड़ते चले जाएंगे पैदल मार्च में। और जो भीड़ है, जो मतलब सबका जो कांग्रेसी है वे काफी तादाद में हो जाएंगे और उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो पाएगा। तो इसी को देखते हुए काफी फोर्स भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब ये देखना है कि हाथरस में पहुंचने के बाद किस तरह की स्थिति किस तरह टकराव होगा या बात से हल हो पाएगा। शक्ति आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब पैदल ही रवाना हुए हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, तो कब तक वहां वो पहुंचने की उनकी उम्मीद की जा सकती है? ये रास्ते के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, अगर पैदल की बात करें तो अभी काफी समय होने लग जाएगा क्योंकि गर्मी का सीजन है और काफी धूप भी पड़ रही है और पैदल चलना एक हाईवे पर आप समझ सकते हैं कि उनके जो पैर हैं वे भी काफी जलने लगे हैं क्योंकि वहाँ फर्श नुमाई सड़क है, ये कारकुन की सड़क भी नहीं है। तो देखने वाली बात है कि अब कब तक धीरे धीरे किस तरीके से पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो आंदोलन है वह किस तरीके से आगे रूप ले पाएगा। जी शक्ति, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है और लगातार हम बात कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शक्ति से। शक्ति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से भी सख्त जो सिक्योरिटी है वो देखी जा रही है क्योंकि आसपास वहाँ पर जो मकामी लोग हैं, लोकल हैं, उनकी सिक्योरिटी भी काफ़ी अहम है। जी बिल्कुल, उनकी सिक्योरिटी काफी अहम है और लगातार अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन काफी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और काफी तादाद में फोर्स और मंगा लिया गया है। आसपास के जिलों से भी और फोर्स मांगा गया है। अब देखना यही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आगे जा रहे हैं तो सबसे पहला काम पुलिस का ये रहेगा, जो आसपास के जो और लोग आएंगे इनके साथ इस पैदल मार्च में जुड़ने के लिए, तो शायद उन्हें ना आने दिया जाए। तो देखने वाली बात है कि सबसे बड़ी जो भी जिले रास्ते में पड़ते हैं, जो भी गांव रास्ते पड़ते हैं, जो भी कांग्रेसी हैं, जो भी लोग हैं जो इस बात से काफी क्रोधित है, नाराज हैं, पुलिस की बर्बरता से नाराज है, वह भी इनके जुड़ने आएंगे। तो उन्हें भी रोकना है। उन्हें ये जो पुलिस प्रशासन है उनके लिए भी क्या कदम उठाता है, ये भी आगे धीरे धीरे जो तस्वीर है थोड़ी देर में साफ हो जाएगी कि आगे कुछ ही घंटों में आगे जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे और उसके बाद ये देखना होगा कि भीड़ किस तादाद में है। असली मतलब असली जो देखने वाली बात है कि जिस तरीके से भीड़ वहां पहुंचेगी तो कितनी तादाद में भीड़ पहुंचेगी और वहां पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन इन्हें संभाल पाएगा, ये एक बड़ी बात है। जी और शक्ति, लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी का जो रुख रहा है वो काफी सख्त रहा है और
इस तरह के जो वाकयात यूपी में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर भी वो अब काफी सख्त नजर आ रही हैं। एक तरह से ट्विटर वॉर तो उन्होंने छेड़ी थी, अब जो है खुद वो सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा जागरूक के तौर पर पहले ट्वीट करती रही हैं, किसी भी घटनाओं पर उन्होंने लगातार ट्वीट किए हैं और उन्होंने अपना रोष जताया है। तो आज देखने वाली बात है कि अब प्रियंका गांधी कुछ सड़कों पर आ गई है, तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश का जो शासन प्रशासन है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगले 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि ये कहते हैं ये जो मामले जी शक्ति, तो लगातार हालात पर हमारी भी नजर बनी हुई है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे। हम उस लड़की के परिवार से मिलने जा रहे हैं जिनको इन्होंने नजरबंद किया है, जिनको इन्होंने धमकाया है, जिनकी सहमति के बिना इन्होंने उस लड़की के अंतिम संस्कार किए हैं। हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो हम कोई अपराध तो करने नहीं जा रहे हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं और शांतिपूर्वक जा रहे हैं। तो इसमें रोकने का क्या मतलब? मैम, जिस तरीके से सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा, अलाउ नहीं करेंगे आपको वॉक करने का। हाँ, अलाउ नहीं करेंगे वॉक करने का। करें अलाउ, आके रोक लें। SIT का गठन किया गया है, रात को SIT पहुंची। जो सरकार अपने आप को कहती है कि हम धर्म के रखवाले हैं और सारे धार्मिक रस्मों के खिलाफ, एक पिता को अपनी बेटी की चिता नहीं जलाने देते, एक पिता को अपनी बेटी को आखिरी बार घर नहीं ले जाने देते, उस सरकार के कानून क्या है? आप इसी तरह हाथरस तक वॉक करेंगी मैम? हाँ, 2-3 दिन लगेंगे। ये थी प्रियंका गांधी जो लगातार वॉक कर रही है हाथरस के लिए। जब आखिर में मैंने इनसे पूछा कि कब तक आप वॉक करेंगे इस तरह हाथरस के लिए, तो उन्होंने कहा कि कितने दिन लगेंगे देखते हैं। वॉक कर रही हूँ फिलहाल। प्रियंका गांधी हैं, उनके आगे राहुल गांधी हैं और दोनों के बीच में यूपी पुलिस, खुद जो गौतम बुद्ध नगर जिले के जो DCP हैं रणविजय सिंह, वो मौजूद हैं। एक बार दोबारा मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये लगातार वॉक कर रहे हैं यहाँ पर और यूपी पुलिस इनके साथ है, लेकिन जो है उनको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। और फिलहाल प्रियंका गांधी का यही कहना है कि ये कब तक वॉक करती हैं, देखना है हाथरस जाने के लिए। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हाथरस मामले में कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हर संजीदा मामलों को कांग्रेस सियासी रंग देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की लीडरशिप में संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं रह गई है। हर चीज में वो सियासी और सियासत, इससे ज्यादा कुछ उनके दिमाग में रहे नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो पूरी तरह से पिट चुके हैं जनता के बीच में, तो वो इस तरह के इश्यूज को, जो संवेदनशील इश्यूज हैं, जो कि मानवीय मूल्यों और मानवता और जो संवेदनाओं से भरा हुए इश्यूज होते हैं, उसमें जो है वो इस तरह की सियासत नहीं की जाती। इसलिए हमारा ये कहना है कि भैया पॉलिटिकल पर्यटन करने के बहुत मौके हैं आपके, इस तरह की चीजों पे पॉलिटिकल पर्यटन ठीक नहीं है। यूपी की साबिक उजियाला और BSP सुप्रीमो मायावती का कहना है कि हाथरस मामले पर अभी पुलिस की छानबीन जारी है। इसी बीच बलरामपुर में जिनसी ज्यादती का मामला पेश आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज कायम हो गया है, शरपसंद, जराइम पेशा और माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। मायावती ने यूपी में सदर राज नाफिज करने का भी मुतालबा किया। मन चले लोग हैं जो बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उन पर ये सरकार जरूर अंकुश लगाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं आज सुबह उठी और मैंने न्यूज़ वगैरह देखा, तो मुझे मालूम हुआ कि हाथरस की तरह ही तो बलरामपुर जिले में भी एक दलित छात्रा के साथ लगभग ऐसी ही घटना घटी और उसकी मौत भी हो चुकी है, जो अति दुखद है।
और इस वक्त हाथरस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे सुमित, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हाथरस जो है सुर्खियों में आ गया है और अब हम ये भी देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी हाथरस की जानिब जो है वो मोर्चा खोल दिया है। वहां पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है, खासतौर से सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहेंगे सुमित। जी हिना, मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन हाथरस ने पूरी तरह से जनपद की सीमाओं को सीज कर दिया है। जनपद में 31 तारीख तक धारा 144 लागू कर दी गई है। एक साथ 4 से 5 लोग अगर घूमते देखे जाते हैं तो पुलिस उनको हिरासत में ले सकती है। अगर हम बात करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू की, तो दिल्ली से वो थोड़ी देर पहले निकले थे। डीएनडी पे भी उनका काफिला रोका गया था। तीनों एक ही गाड़ी में सवार थे, साथ में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे उनके साथ, और रास्ते में हाथरस के जिलाध्यक्ष भी उनको लेने के लिए एक्सप्रेस वे पे गए। हाथरस से 3 सीमाएं जनपदों की लगती है, मथुरा, आगरा और अलीगढ़। तीनों सीमाओं को पूरी तरह से जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। उनको यहां पे देखते हुए पीएससी तैनात की गई। आसपास के 4 जनपदों से फोर्स यहां पे बुलाया गया है। भारी मात्रा में इंस्पेक्टर, एसओ, सिपाही और पीएससी यहां पे तैनात की गई है। पूरी तरह से यहां व्यवस्थाएं की गई हैं। जो पीड़िता के घर के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात थे, उनमें से 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव सुबह आई थी, जिसको जिला प्रशासन के लिए मना कर दिया है। गांव के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। अभी देखना यह है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अजय कुमार लल्लू क्या प्रदेश की सीमा तक पहुंच पाते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको, है ना। जी सुमित, इस सब के बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सिक्योरिटी वहां पर पुख्ता कर दी गई है और सबसे अहम बात यह है कि जो मुतासरा लड़की का घर था वहां पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मीडिया को बिल्कुल वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी हिना, मैं आपको दूं, कल रात से जब मीडिया एसआईटी टीम जांच करने पहुंची थी, न्यूज़ 18 सबसे पहले आपको एसआईटी अपने दर्शकों को एसआईटी के विजुअल दिखाए थे कि एसआईटी जो पीड़िता के घर परिजनों से बातचीत कर रही थी। एसआईटी की टीम रात को घटनास्थल पर भी गई थी। उसके बाद से लगातार जिला प्रशासन ने सुबह 6 बजे से ही गाँव के अंदर मीडिया का प्रवेश वर्जित कर दिया था। किसी भी तरह के किसी भी आदमी को, मीडिया पर्सन को गाँव के अंदर जाने से मना किया गया है। जिला प्रशासन ने उसमें कोविड का हवाला दिया है, धारा 144 का हवाला दिया है, सुरक्षा का हवाला दिया है। अब देखना यह कि आखिर जिला प्रशासन को, मीडिया को, पीड़ित परिवार को मीडिया से क्या खतरा है, ये एक बड़ा सवाल इसमें खड़ा होता है ना। जी सुमित, तो लगातार वहां के हालात पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी सुमित, जो कि हाथरस से पल पल का अपडेट दे रहे हैं। एक और अहम खबर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में यूपी पहले नंबर पर है। ब्यूरो के मुताबिक 2019 में यूपी में 59,000 से ज्यादा जराइम के मामले दर्ज किए गए। खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में 41,550 मामले दर्ज किए गए। पसमानदा तबकात के खिलाफ जराइम के मामले में भी यूपी ही सरे फहरिस्त है। 2019 में यूपी में पसमानदा तबकात के खिलाफ 11,829 मामले दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान में 6,794 मामले दर्ज किए गए। आबरू रेजी के बाद कत्ल 286 मामले पिछले साल दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में ज्यादती के बाद कत्ल के 47 मामले दर्ज किए गए। एनआरसीबीजे के मुताबिक मध्य प्रदेश में 37 जबकि यूपी में 34 मामले दर्ज किए गए। वहीं किसानों का रेल रोको आंदोलन 8वें दिन में दाखिल हो गया है। किसानों का कहना है कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मरकजी हुकूमत को ज़रई कवानीन वापस लेना होंगे। रेलवे जाम किया है। ये जो मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ जो आर्डिनेंस जारी किए हैं, उनके खिलाफ लगाया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ कि मोदी ये आर्डिनेंस वापस ले ले, नहीं तो तुम पंजाब में तेरे को बढ़ने नहीं देंगे। और ये जो साडा आंदोलन है ये उतना देर जारी रहेगा जितना चिर आप जो आर्डिनेंस है उसको वापस नहीं ले लेता। जाम रहेगी अनिश्चित समय के लिए। और इस वक्त की बेहद अहम खबर इलाहाबाद से आ रही है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की मुद्दतकार में तौसी के मामले से जुड़ी हुई ये अहम खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी हुकूमत से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि आखिर किस बुनियाद पर जफर फारूकी की मुद्दतकार में तौसी की गई है।
आपको बताएं कि यूपी हुकूमत ने जफर फारूकी की मुद्दत-ए-कार में 6 माह की तौसीक की है। तौसीक के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। समाजी कारकुन जमीर नकवी और जावेद मोहम्मद की तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे इलाहाबाद का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम खबर है, क्या कुछ और कोर्ट ने पूछा? हिना में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यूपी शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है जुफर फारूकी, उन दोनों की के एक्सटेंशन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये अर्जियां दाखिल की गई हैं। जी। आज जिस मामले की समाअत हुई है वो जुफर फारूकी के मामले की समाअत हुई है, यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जो चेयरमैन है जुफर फारूकी, उनके बारे में ये समाअत हुई है। और ये कहा गया है कि जुफर फारूकी को जो 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है वो गैर कानूनी है, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक इलेक्टेड बॉडी है और इलेक्टेड बॉडी का जो चुना हुआ चेयरमैन होगा उसको सरकार एक्सटेंशन नहीं दे सकती। मैं यहाँ पर यह भी बता दूं हिना कि जुफर फारूकी का जो एक्सटेंशन 6 महीने का है वो कल खत्म हो गया है, यानी गुज़श्ता कल जो है वो खत्म हो गया है और हुकूमत इस बात की कोशिश कर रही है कि दोबारा उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया जाए। तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी भी मुखालफत की गई कि दोबारा एक्सटेंशन जो दिया जा रहा है वो भी गैर कानूनी है और इससे पहले जो 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था जिसकी मुद्दत कल खत्म हुई है वो भी गैर कानूनी। अदालत ने इस मामले में बहुत सीरियस रुख अख्तियार किया है और सरकार से ये पूछा है कि एक इलेक्टेड बॉडी से चुना हुआ चेयरमैन को एक्सटेंशन किस बुनियाद पर दिया गया है, उसका जवाब सरकार दे। और अगर वो दोबारा शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, कोरोना कहर में मसाजिद कमेटी ने आइम्मा और मौज़िनीन को हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला किया है। मसाजिद कमेटी के सभी आइम्मा और मौज़िनीन के साथ उनके अहल खाना को भी हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलियात मुहैया की जाएंगी। हेल्थ इंश्योरेंस की खास बात यह है कि मसाजिद कमेटी इसके लिए आइम्मा और मौज़िनीन से किसी किस्म की रकम नहीं लेगी, बल्कि उन्हें इदारे की जानिब से एक तोहफा दिया जाएगा। आइम्मा और मौज़िनीन को मसाजिद कमेटी की जानिब से दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या खास होगा, इस ताल्लुक से मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी SM सलमान से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने बातचीत की। इस कमेटी का क़याम तो बहुत पहले अमल में आया, नवाबी रियासत में भी थी, आज़ादी के बाद भी मसाजिद कमेटी है, लेकिन ये पहली बार कदम उठाया जा रहा है कि मसाजिद कमेटी के इमाम मुअज्जिनीन की हेल्थ को लेकर जो है बाकायदा एक प्लान तैयार किया गया, जैसे उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उनकी इंश्योरेंस किया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी SM सलमान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं ये ख्याल कहाँ से आया कि उस तरह का जो एक कदम उठाया जाए जिससे उनकी जो मेडिकल ज़रूरत है वो पूरी हो सके। देखिए, बेसिकली जो इमाम और मौज़िन हज़रात हैं उनकी तनख्वाहें या आप स्टाइफंड कह लें बहुत कम है, 5,000 मैक्सिमम है, किसी का 3,000, किसी का 3,500। तो हमने देखा कि अगर 5,000 रुपये उसके पास आते हैं और कोई बच्चा बीमार होता है तो आज आप जानते हैं कि 1,000-1,500 रुपये तो मामूली बात है डॉक्टर और दवा पे ख़र्च हो जाना। तो वो चीज़ को देखते हुए हमने कहा अगर किसी का भी बच्चा बीमार होता है और 5,000 में से 1,500 ख़त्म हो गया, 3,500 में वो कैसा काम चलाएगा। तो सभी कमेटी मेंबरान से बात हुई, उन्होंने कहा कि सबसे मशवरा करने के बाद कि क्यों ना हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए इस चीज़ को कवर करा जाए ताकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सेहत से मुताल्लिक़ है वो कवर हो जाए और उसमें उनका एक पैसा भी ख़र्च नहीं हो। तो उसके लिए हमने इंश्योरेंस कंपनी से बात करी और जो सामने आ रहा है रिज़ल्ट उसमें वो कवर करते हैं कि सिर्फ़ हम हॉस्पिटलाइजेशन जब होता है हॉस्पिटलाइजेशन उसी को कवर करते हैं, यानी 24 घंटे जब तक दाखिल नहीं होगा तब तक हम उसे कोई मदद नहीं करेंगे। तो अब ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे कोई बीमार हो और उसको भेजा जाए। तो वो चीज़ को देखते हुए हम कुछ हॉस्पिटल से जो मुस्लिम हॉस्पिटल हैं यहाँ पर और जो इमाम मुअज्जिन से हमदर्दी भी रखते हैं और उनका वैसे भी कई बार मदद करते रहते हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनसे बात करने के जो नताइज सामने आ रहे हैं कि वो इस बात पे एग्री हो जाएंगे कि कुछ लमसम हम ईयरली उनको प्रीमियम पे कर दें
और वो ओपीडी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, यानी टेस्ट वगैरह, एक दिन के बुखार आ रहा है या छोटे छोटे नज़ले या कोई मलेरिया हो गया तो उसका इलाज फ्री कर दे, और तमाम इमाम मौज़िन हजरात इस तरफ से बेफिक्र हो जाएं कि मेडिकल पे उनका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन इसके लिए कुछ जो है इमाम मौज़िन से भी कुछ चार्ज किया जाएगा या मसाजिद कमेटी अब अपनी तरफ से मुफ्त रखेगी? इसमें ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शहर के काफ़ी बड़ा तबका इस बात से मुत्तफ़िक़ है और वो इस बात में मदद करने को तैयार हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस सब मिलजुल के करा जाए। इसमें इमाम मुअज्जिन से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा और उनको कवर दिया जाएगा, और ये हम प्राइवेट तौर पे, अपने तौर पे कुछ हजरात मिलके, ना मसाजिद कमेटी के ऊपर इसका कोई बोझ आएगा, इसलिए कि उसकी ग्रांट भी एक लिमिटेड है। ये सिर्फ प्राइवेट हजरात, जो बहुत से अहले खैर हजरात हैं जो अपने नाम भी नहीं ज़ाहिर करना चाहते, उनकी मदद से ये सब किया जा रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि मसाजिद कमेटी एक बड़ा कदम इसलिए कि जो है जिस तरह से कोरोना कहर की बात करें, दूसरी बीमारियां जिस तरह बढ़ रही हैं, ऐसे में जहाँ पर बीमारियों की रोकथाम की बात है, यहाँ पर इमाम मुअज्जिन क्योंकि वो 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं, उनकी सेहत को जो तिब्बी सहूलियात को फराहम करने के लिए एक बड़ा कदम है, और इस कदम को इसी भी सताइश की जानी चाहिए क्योंकि मसाजिद कमेटी के ज़रिए इंतजाम जितनी भी मसाजिद, उनके इमाम मुअज्जिन को हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ जो है डेली की अगर कोई बीमारी होती है तो उनको मुफ्त में इलाज फराहम किया जाएगा। कैमरामैन उबैद खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18।